प्यारे बच्चों, आरबीएससी राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आरबीएससी यानी कि राजस्थान बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 10 व्रत यानी कि सर्कल्स का परिचय पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको अध्याय 10 व्रत के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे और फिर जब आप अध्याय 10 व्रत की प्रश्नावलियों के प्रश्नों को हल करेंगे तो सभी प्रश्न आपसे आसानी से हल हो जाएंगे। व्रत। दोस्तों, हमने कक्षा 9 में पढ़ा है कि व्रत एक तल में उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु, जिसे हम केंद्र कहते हैं, से अचर दूरी पर होते हैं। अचर, और उस अचर दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कुछ बिंदुओं के समूह है, लाल रंग से जो बिंदु दिखाए हमने, ठीक है। ये एक बिंदु जिसे हम केंद्र कहेंगे, ठीक है, उससे एक अचर दूरी पर यानी कि त्रिज्या की दूरी पर होते हैं, ठीक है। ये दूरी सभी बिंदुओं की बराबर है इस केंद्र बिंदु से, ठीक है। तो ऐसे बिंदुओं को, समूहों को जब हम मिला देते हैं तो हमें जो आकृति प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं वृत्त, ठीक है, जिसके बारे में आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, हमने कक्षा 9 में व्रत से संबंधित कुछ अवधारणाओं को भी पढ़ा था, जैसे कि जीवा, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, चाप आदि के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जीवा की आवश्यकता पड़ेगी और अन्य चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका अध्ययन हम इस वीडियो में आगे करने वाले हैं। दोस्तों, जीवा के बारे में हम फिर से पढ़ लेते हैं। जीवा किसे कहते हैं? यदि एक वृत्त पर दो बिंदु P और Q लें, ठीक है, तो पहले तो दो बिंदु ले लेते हैं वृत्त पर, ठीक है। एक बिंदु P लिया, दूसरा Q लिया, ठीक है, कोई भी बिंदु ले सकते हैं, A B भी ले सकते हैं, कुछ भी। तो रेखाखंड PQ वृत्त की जीवा कहलाता है। फिर इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर होगा PQ, वो कहलाएगा वृत्त की जीवा, ठीक है। तो वृत्त की जीवा क्या है? वृत्त पर दो बिंदु P और Q लें तो रेखाखंड PQ वृत्त की जीवा कहलाता है, ठीक है। तो वृत्त पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। दोस्तों, इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा का। तो अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है दोस्तों? तो जैसा कि नाम में ही निहित है दोस्तों, अप्रतिच्छेदी रेखा मतलब जो रेखा प्रतिच्छेद नहीं करेगी वो कहलाएगी अप्रतिच्छेदी रेखा। अब किससे प्रतिच्छेद नहीं करेगी? ये अध्याय है हमारा व्रत। तो जो रेखा व्रत को प्रतिच्छेद नहीं करेगी वो कहलाएगी अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पी और क्यू, पी क्यू जो है एक रेखा है और एक व्रत है हमारा, ठीक है। तो PQ रेखा और व्रत में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, ठीक है। PQ जो रेखा है वो व्रत को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस दशा में PQ को हम व्रत के सापेक्ष में, ठीक है, व्रत के सापेक्ष में क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, क्योंकि PQ जो है व्रत को जो है प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो ऐसी रेखा जो व्रत को प्रतिच्छेद नहीं करेगी वो कहलाएगी अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। बहुत आसान है। अब हम दोस्तों छेदक रेखा के बारे में पढ़ लेते हैं कि छेदक रेखा किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक रेखा ले लेते हैं PQ, ठीक है, एक रेखा है PQ और एक वृत्त है, ठीक है। तो एक रेखा PQ और वृत्त में दो उभयनिष्ठ बिंदु A और B हैं। तो इसमें देखिए, रेखा PQ और वृत्त में दो उभयनिष्ठ बिंदु हैं, एक है बिंदु A और दूसरा है बिंदु B, ठीक है। तो इस दशा में हम रेखा PQ को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। तो PQ को वृत्त की छेदक रेखा कब कहेंगे? जब रेखा में और वृत्त में दो उभयनिष्ठ बिंदु हों, ठीक है। तो छेदक रेखा क्या होगी? जब रेखा में और वृत्त में दो उभयनिष्ठ बिंदु होंगे तो ऐसी रेखा क्या कहलाएगी? छेदक रेखा कहलाएगी, वृत्त की छेदक रेखा कहलाएगी, ठीक है। अब हम दोस्तों स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ेंगे और आपका जो अध्याय 10 है वो स्पर्श रेखा पर ही आधारित है। तो इसे बड़े ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। एक वृत्त है और रेखा PQ और वृत्त का केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ बिंदु अगर एक A है तो इस दशा में रेखा को वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। तो एक हमने रेखा ली PQ, ठीक है, और एक वृत्त है, ठीक है। इस रेखा PQ और वृत्त का एक उभयनिष्ठ बिंदु है A, ठीक है। तो इस दशा में जब वृत्त में और रेखा में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, केवल एक, तो इस दशा में जो है हम रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। इस दशा में हम जो रेखा होती है जिसका सिर्फ एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है वृत्त के साथ, तब उस रेखा को हम उस वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, स्पर्श रेखा और वृत्त में सिर्फ एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, ठीक है। और पढ़ लेते हैं हम वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो एक वृत्त बना लिया, एक रेखा PQ ले ली, ठीक है। तो PQ स्पर्श रेखा तभी होगी वृत्त की जब वह वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। तो यहाँ पर ये बिंदु A पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो इस परिभाषा को समझ लीजिए हमेशा के लिए
किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, स्पर्श रेखा पर ही आधारित है आपका ये अध्याय 10 वृत्त। आइए दोस्तों, अब हम वृत्त की स्पर्श रेखा का एक गुणधर्म समझ लेते हैं। वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, जैसे कि वृत्त का कोई बिंदु लिया ए, तो इससे होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा गुजर सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वृत्त के एक बिंदु से होकर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा गुजर सकती है। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में दोस्तों और पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हों। तो दोस्तों अभी अभी हमने छेदक रेखा के बारे में भी पढ़ा था। छेदक रेखा जो है वृत्त को दो बेनिष्ठ बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे मान लिया ए और बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो अगर हम कहें तो ए बी क्या हो जाएगी, हमारी जीवा हो जाएगी। ठीक है, तो इस परिभाषा के अनुसार जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए, यानी कि ए बिंदु और बी बिंदु संपाती हो जाए, ठीक है, उस दशा में ये जो छेदक रेखा है वो क्या हो जाती है, हमारी स्पर्श रेखा हो जाती है। ठीक है, जब बिंदु ए और बी संपाती हो जाए, यानी कि एक ही बिंदु हो जाए। ठीक है, और हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो इस दशा में जो पी क्यू है वो क्या हो जाएगी, हमारी स्पर्श रेखा। ठीक है, फिर अगर ये बिंदु को और बाहर ले जाए, ठीक है, तो पी क्यू फिर क्या हो जाता है, हमारा अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, आइए दोस्तों, स्पर्श रेखा के बारे में थोड़े से और अध्ययन कर लेते हैं, एक गुणधर्म और देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक छेदक रेखा के समांतर वृत्त की दो से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये एक छेदक रेखा ले ली हमने PQ, तो इस छेदक रेखा PQ के समांतर अधिक से अधिक दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, एक हो गई हमारी AB और दूसरी स्पर्श रेखा हो गई यहाँ पर हमारी XY। ठीक है, तो एक छेदक रेखा के समांतर वृत्त की दो से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती हैं। ठीक है, ये एक गुणधर्म है हमारा स्पर्श रेखा का कि किसी भी छेदक रेखा के समांतर, ठीक है, दो से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर छेदक रेखा PQ के समांतर दो स्पर्श रेखाएं हमें दिख रही हैं, AB और XY। ठीक है, तो हमें याद रखना है किसी भी छेदक रेखा के समांतर दो से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं होती हैं। दोस्तों अभी तक हम पढ़ रहे थे स्पर्श रेखा के बारे में। अब हम स्पर्श बिंदु के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये एक वृत्त है, एक स्पर्श रेखा PQ खींची, इन दोनों का जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा वो कहलाएगा हमारा स्पर्श बिंदु। और हम जानते हैं स्पर्श रेखा और वृत्त का सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होता है। ठीक है, तो वो उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है, हमारा स्पर्श बिंदु। ठीक है, यहाँ पर वो बिंदु है A। ठीक है, तो स्पर्श बिंदु वो बिंदु होता है जो स्पर्श रेखा और वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। प्रमेय 10.1 दोस्तों, अध्याय 10 में हमारे लिए दो प्रमेय हैं, प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2। दोनों प्रमेयों को हम अलग से वीडियो बनाया है, उसमें दोनों प्रमेयों को हमने सिद्ध किया हुआ है। तो आप प्रमेय को सिद्ध करने के लिए वो दोनों वीडियो अवश्य देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ समझेंगे कि प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 क्या कहती है। ठीक है, तो प्रमेय 10.1 क्या कहती है दोस्तों, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पर एक O केंद्र वाला वृत्त है हमारा। ठीक है, इस वृत्त से एक हमारी स्पर्श रेखा जा रही है XY। ठीक है, और स्पर्श बिंदु है हमारा P। ठीक है, तो इस प्रमेय के अनुसार क्या है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या कौन सी होगी दोस्तों, हमारी OP या PO। ठीक है, OP होगी हमारी वृत्त के स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा, क्योंकि अभी अभी हमने स्पर्श बिंदु के बारे में पढ़ा था। स्पर्श बिंदु बिंदु होता है जो स्पर्श रेखा और वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु होता है, वो है यहाँ पर P। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती हैं। ये कह रहा है हमारा प्रमेय 10.1। ठीक है, या हम इसको सीधी भाषा में कहें तो जो त्रिज्या होती है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या होती है, वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस ये प्रमेय कहती है कि जो त्रिज्या स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब है। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है OP और स्पर्श रेखा है XY। तो OP लंब होगा XY पर। यही है हमारी प्रमेय 10.1। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा कर लेते हैं कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की कितनी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि एक बिंदु जो है कहाँ कहाँ हो सकता है। देखो, या तो बिंदु वृत्त के अंदर होगा, या वृत्त पर होगा,
या व्रत के बाहर होगा। ठीक है, तो हम तीनों स्थितियों की चर्चा करेंगे। तो पहली स्थिति में हम व्रत के अंदर ले रहे हैं बिंदु को। ठीक है, अब यहाँ से हम रेखा खींचते हैं इस बिंदु से होकर जाने वाली। तो एक रेखा खींची। अब देखिए ये जो रेखा खींची ये व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये छेदक रेखा होगी, स्पर्श रेखा नहीं होगी। दूसरी रेखा खींची इस बिंदु से जाती हुई, ये भी व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये भी छेदक रेखा होगी, ये भी स्पर्श रेखा नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं स्पर्श रेखा जो है व्रत को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। फिर ये तीसरी रेखा खींची, ये भी व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये भी छेदक रेखा होगी, ये भी स्पर्श रेखा नहीं होगी। तो इस प्रकार आप कोशिश करेंगे कितनी भी रेखाएं खींच लेंगे तो कोई भी रेखा जो है वो व्रत की स्पर्श रेखा नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि बिंदु जो है व्रत के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि व्रत के अंदर व्रत के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली व्रत पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होती। ठीक है, व्रत के अंदर स्थित किसी भी बिंदु से जाने वाली व्रत पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होती, मतलब कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगी। अगर बिंदु व्रत के अंदर है तो उस बिंदु से जाने वाली जो भी रेखा होगी वो कभी भी स्पर्श रेखा नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब चर्चा कर लेते हैं कि यदि वो बिंदु जो है व्रत पर हो, ठीक है, तो कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी। दोस्तों तो फिर एक ही स्पर्श रेखा होगी, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि व्रत पर स्थित किसी बिंदु से व्रत पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक ही स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, तो यदि बिंदु व्रत पर स्थित है तो सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, और व्रत के अंदर है अगर कोई बिंदु तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगी, व्रत पर है बिंदु तो एक स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, अब दोस्तों तीसरी स्थिति की बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, जबकि बिंदु व्रत के बाहर स्थित हो। तो एक बिंदु है P जो व्रत के बाहर स्थित है। ठीक है, इससे होकर कितनी स्पर्श रेखा जा सकती है, एक रेखा जा रही है PT1 और दूसरी जा रही है PT2। ठीक है, तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि व्रत के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली व्रत पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर बिंदु व्रत के बाहर स्थित है तो उससे व्रत पर जो है दो स्पर्श रेखाएं जाती हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, व्रत के अंदर है बिंदु तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होती, व्रत पर है बिंदु तो एक स्पर्श रेखा होती है, और बिंदु अगर व्रत के बाहर है तो दो स्पर्श रेखाएं होती हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई। दोस्तों बाहरी बिंदु P से व्रत के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखा खंड की लंबाई को बिंदु P से व्रत पर स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बिंदु P लिया हमने जो व्रत के बाहर है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची, तो इस बिंदु P से स्पर्श बिंदु की जो रेखाखंड की लंबाई है यानी कि PT1, ठीक है, वही कहलाएगी हमारी स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, उसी प्रकार इस बिंदु से दूसरी स्पर्श रेखा खींची, जो तो दूसरा स्पर्श बिंदु मिला हमें T2, तो PT2 होगा दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, तो बाहरी बिंदु से स्पर्श बिंदु तक की दूरी जो होती है वो कहलाती है हमारी स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, तो ऊपर वाली लाल रंग की जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई होगी PT1, P से लेके T1 तक, और जो नीले रंग की स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई होगी बिंदु P से लेके स्पर्श बिंदु T2 तक यानी कि PT2। ठीक है, तो बाहरी बिंदु P से व्रत के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई को बिंदु P से व्रत पर स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। ठीक है, तो बाहरी बिंदु जो होता है वहां से स्पर्श बिंदु तक की जो दूरी होती है वही होती है हमारी स्पर्श रेखा की लंबाई। प्रमेय 10.2 के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रमेय 10.2 को हमने अलग से वीडियो में सिद्ध किया है, तो आप हमारा वो वीडियो भी अवश्य देखें। प्रमेय 10.2 क्या कहती है वो पढ़ेंगे हम यहाँ पर। प्रमेय 10.2 कहती है दोस्तों, वाय बिंदु यानी बाहरी बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि बाह्य बिंदु से व्रत पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम। ठीक है, तो दो स्पर्श रेखाएं होती हैं जो बाह्य बिंदु से खींच सकते हैं। तो एक बाह्य बिंदु ले लिया P, इससे हमने एक स्पर्श रेखा खींची PQ और दूसरी स्पर्श रेखा खींची PR। तो प्रमेय 10.2 के अनुसार क्या होगा, ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं PQ और PR, इनकी लंबाई बराबर होगी, PQ बराबर होगा PR के। ये कहती है हमारी प्रमेय 10.2। बहुत ही आवश्यक प्रमेय है ये, इससे आपके कई सवाल हल होंगे अध्याय 10 के। ठीक है, वीडियो के अंतिम भाग में दोस्तों हम चर्चा करेंगे अर्धक कोण के बारे में। अर्धक कोण क्या होता है, व्रत का केंद्र स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण अर्धक पर स्थित होता है। ठीक है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जैसे कि हम जानते हैं कि कोई बाह्य बिंदु से जो है दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, उन दो स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होता है, ठीक है, उस कोण के अर्धक पर स्थित होता है व्रत का केंद्र। ठीक है, समझ लेते हैं इसको। ठीक है,
y बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची हमने, PQ और PR, ठीक है। तो कोण बना हमारा कोण QPR, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, केंद्र O को और y बिंदु P को मिला दीजिए, तो अब दो कोण बनेंगे हमारे, कोण OPQ, ठीक है, ये हरा वाला, और कोण OPR, ये पीला वाला, ठीक है। तो इस अर्धक कोण के गुणधर्म के हिसाब से ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। कोण OPQ बराबर होगा कोण OPR के, कोण OPQ कोण OPR के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि जो ये है केंद्र O और बाह्य बिंदु P को मिलाने वाला रेखाखंड है OP, ये कोण QPR को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। इसका मतलब अतः भुजा OP जो है कोण QPR का क्या है, अर्धक है, क्योंकि कोण QPR को वो दो भागों में बांटता है। तो भुजा OP जो है वो कोण QPR का अर्धक है, ठीक है। यही है हमारे अर्धक कोण के बारे में। तो दोस्तों, अध्याय 10 के बारे में इतना ही है। आप हमारी प्रमेयों के वीडियो को अवश्य देखें और प्रश्नावलियों के वीडियो को अवश्य देखें। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी फायदा हो, उन्हें लाभ हो। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।